तो चलिए इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से करते हैं जहां हम और हमारे श्रोता अभी मौजूद हैं, यानी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, जिसे हम स्थलमंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। हाँ। जब मैं इस विषय पर कुछ आंकड़े देख रहा था तो एक बात में मुझे बहुत हैरान किया। पूरी पृथ्वी के कुल हिस्से का केवल 29% भाग ही थल है, यानी सूखी जमीन है, और बाकी का 71% भाग पानी के नीचे डूबा हुआ है। बिल्कुल। और ये विभाजन भी ऐसा नहीं है कि पानी और जमीन हर जगह बराबर बंटे हुए हों। मतलब अगर हम अपनी पृथ्वी को बीच से आधा बांट दें तो उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगभग 61% हिस्सा पानी है। अच्छा। लेकिन जैसे ही हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते हैं, वहां जल का साम्राज्य और भी विशाल हो जाता है। अच्छा। वहां 81% हिस्सा पानी से घिरा है। 81%? तो इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में जमीन के मुकाबले पानी बहुत ज्यादा हावी है। बहुत ज्यादा। लेकिन आम जीवन में इस बात का क्या फर्क पड़ता है? इसका हमारी जलवायु और मौसम पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को रोकने के लिए जमीन या बड़े पहाड़ बहुत कम है। अच्छा, कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल। इसलिए वहां समुद्री हवाएं बिना किसी रुकावट के बेहद प्रचंड रूप ले लेती हैं। अच्छा। यही कारण है कि दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री तूफान और लहरें दक्षिणी महासागर में ही पाई जाते हैं। अरे वाह, जमीन और पानी का ये असंतुलन पूरी पृथ्वी के मौसम के मिजाज को तय करता है। जी हाँ। ये सच में बहुत दिलचस्प है। और अगर हम सिर्फ इस 29% जमीन वाले स्थलमंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई और गहराई का जो अंतर है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास माउंट एवरेस्ट है। हाँ, जो 8,850 मीटर की ऊंचाई के साथ आसमान को छू रहा है, और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर के भीतर मेरियाना गर्त है, जो 11,022 मीटर गहरा है। मतलब अगर आप पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट को उखाड़कर उस गर्त में डाल दें तो वो पहाड़ पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। हाँ, और उसकी चोटी के ऊपर भी 2 किलोमीटर से ज्यादा गहरा पानी होगा। दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। ये कल्पना ही अपने आप में अद्भुत है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये विशाल ऊंचाइयां और गहराइयां किसी एक दिन में नहीं बनी है। सही बात है। इनका निर्माण उन चट्टानों से हुआ है जो करोड़ों सालों से एक लगातार चलने वाले चक्र से गुजर रही हैं। अगर हम चट्टानों को समझें तो इन्हें मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो कहानी शुरू होती है सबसे पहली श्रेणी से, आग्नेय चट्टानें, यानी इग्नियस रॉक्स। हाँ। आग्नेय मतलब नाम से ही आग का एहसास होता है। तो ये वो चट्टानें हैं जो सीधे पृथ्वी के भीतर की भट्टी से निकल कर आती हैं। एकदम सही। इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। जब पृथ्वी के अंदर उबलता हुआ तरल मैग्मा किसी तरह सतह पर आता है और धीरे धीरे ठंडा होकर जमता है, तो ये आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। चूंकि इन चट्टानों का जन्म पिघले हुए भयंकर गर्म लावा से होता है, इसलिए इनमें न तो कोई परतें पाई जाती हैं और न ही कोई जीवाश्म। जाहिर सी बात है, कोई भी जीव या वनस्पति इतने भयानक तापमान में बची नहीं सकता। बिल्कुल, वो तुरंत राख बन जाएगा। और मुझे एक बहुत ही खास कनेक्शन मिला जो सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन और खेतों से जुड़ा है। अच्छा, वो क्या है? बेसॉल्ट नाम की एक आग्नेय चट्टान होती है जिसमें लोहे की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब प्रकृति की ताकतें जैसे हवा, बारिश और धूप लाखों सालों तक इस कठोर बेसॉल्ट चट्टान पर प्रहार करती हैं और इसे घिसती हैं। हाँ, तो इसी के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। वही काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए वरदान मानी जाती है। इसे इस तरह से देखिए, ज्वालामुखी का वो लावा जो निकलते समय अपने रास्ते की हर चीज को भस्म कर देता है। लाखों साल बाद उसी लावे से बनी मिट्टी हमारे लिए कपड़े और अनाज का आधार बन जाती है। प्रकृति का यह चक्र बहुत ही लंबा है। बिल्कुल। अब जब आग्नेय चट्टानें टूटती हैं तो दूसरी तरह की चट्टानों का जन्म होता है, अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा, तो ये कैसे बनती है? जब हवा, पानी और नदियां उन पुरानी चट्टानों को धीरे धीरे तोड़कर उनके छोटे छोटे टुकड़ों को बहाकर ले जाती हैं, तो वे किसी निचली जगह या समुद्र के तल में जमा होने लगते हैं। और फिर लाखों सालों के दबाव के कारण ये परत दर परत जमकर एक नई चट्टान का रूप ले लेते हैं। और क्योंकि ये परत दर परत बनती हैं, तो इन्हीं परतों के बीच में मरे हुए जानवरों, पेड़ों और पत्तियों के अवशेष दब जाते हैं, जो बाद में जीवाश्म यानी फॉसिल्स बन जाते हैं। सही कहा। खनिज तेल और कोयला भी हमें इन्हीं चट्टानों के बीच मिलता है। एक और दिलचस्प बात जो मैंने पढ़ी, मतलब क्या कोई सोच सकता है कि आगरा का ताजमहल तो संगमरमर से बना है, लेकिन आगरा का विशाल लाल किला या दिल्ली का लाल किला किस चीज से बना है? हाँ, ये बलुआ पत्थर से बने हैं। बिल्कुल, सैंडस्टोन।
और बलवा पत्थर असल में एक अवसादी चट्टान ही है, रेत के कणों के दबने से बना पत्थर। तो हमारी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण पृथ्वी के इसी धीमे और धैर्यवान काम का नतीजा है। अब इस चक्र के तीसरे और सबसे नाटकीय हिस्से पर आते हैं। कायांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाँ, नाम से ही स्पष्ट है, काया अंतरण यानी रूप बदल लेना। जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों पर पृथ्वी के भीतर का अत्यधिक ताप और करोड़ों टन का भयंकर दबाव पड़ता है, तो उनका रासायनिक ढांचा पूरी तरह बदल जाता है। उदाहरण के लिए, एक साधारण सा दिखने वाला चूना पत्थर अत्यधिक गर्मी और दबाव झेलने के बाद खूबसूरत संगमरमर में बदल जाता है। ओके, तो ये पूरा सिस्टम मुझे एक बहुत ही विशाल और अंतहीन रिसाइकलिंग फैक्ट्री की तरह लग रहा है। एकदम सही उपमा है। मतलब पृथ्वी के अंदर से लावा निकला, वो ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बना, वो चट्टान मौसम की मार से टूटकर चूरा हुई और दबकर अवसादी चट्टान बन गई। हाँ, फिर वो अवसादी चट्टान पृथ्वी के अंदर गहरे दब गई और गर्मी दबाव से कायांतरित चट्टान बन गई। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल आ रहा है। हाँ, बिल्कुल पूछिए। अभी हमने बात की कि अवसादी चट्टानों की परतों के बीच जीवाश्म यानी मरे हुए जीवों के अवशेष होते हैं। जी। तो जब उन अवसादी चट्टानों पर भयंकर ताप और दबाव पड़ता है और वे कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं, तो क्या वो जीवाश्म उस भयंकर गर्मी में पूरी तरह भस्म नहीं हो जाते? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है कि हाँ, वे बिल्कुल भस्म हो जाते हैं। अरे मतलब कुछ भी नहीं बचता? बिल्कुल नहीं। जब रूपांतरण की प्रक्रिया होती है तो चट्टान का तापमान इतना अधिक होता है कि वो लगभग पिघलने की कगार पर पहुंच जाती है। बाप रे। इस भयानक प्रक्रिया में अवसादी चट्टानों के अंदर मौजूद कोई भी नाजुक जीवाश्म या तो पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाता है या फिर वो इतना ज्यादा खिंच और विकृत हो जाता है कि उसे पहचानना इंसानी आंखों के लिए असंभव हो जाता है। बिल्कुल। यही कारण है कि कायांतरित चट्टानों में आपको कभी कोई स्पष्ट डायनासोर की हड्डी या पत्ती का निशान नहीं मिलेगा। क्या बात है। जो कार्बन उन जीवों में था वो रूप बदलकर ग्रेफाइट या हीरे जैसी चीजों में बदल जाता होगा। एकदम सही। और इस पूरी प्रक्रिया में जो समय लगता है वो हमारी सोच से परे हैं। मैंने पढ़ा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चट्टानें खोजी गई हैं जो 4300 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। अगर हम चट्टानों के निर्माण से थोड़ा पीछे जाएं और उस मैग्मा की बात करें जो कभी ज्वालामुखी के जरिए बाहर आ ही नहीं पाया, हम जानते हैं कि जो मैग्मा बाहर आ गया उसने सतह पर आकर चट्टानें बना दी। हाँ। लेकिन उस मैग्मा का क्या होता है जो सतह तक पहुंचने से पहले ही पृथ्वी की पपड़ी के अंदर ही फंस जाता है? जो मैग्मा बाहर नहीं आ पाया वो अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता होगा। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे पृथ्वी के भीतर अलग अलग आकार के बेकिंग मोल्ड्स छुपे हों। बेकिंग मोल्ड्स? दिलचस्प है। मतलब मैग्मा बस खाली दरारों को खोजता है और उनमें भर जाता है और फिर उसी आकार में जम जाता है। हाँ, ये बेकिंग मोल्ड्स वाली उपमा यहाँ एकदम सटीक बैठती है। जब मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो जिन विशाल आकृतियों का निर्माण करता है उन्हें भूविज्ञान में इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज कहते हैं। इनमें सबसे बड़ा और सबसे विशाल आकार होता है बैथोलिथ का। अच्छा। ये एक गुंबद के आकार का पिंड होता है जो पृथ्वी की अत्यधिक गहराई में पाया जाता है। हाँ, और अमेरिका के इडाहो राज्य में जो इडाहो बैथोलिथ है उसका फैलाव 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, जमीन के नीचे एक पूरा का पूरा राज्य जितना बड़ा ठोस पत्थर का टुकड़ा छपा है। बिल्कुल। और अगर यही बैथोलिथ छोटे आकार का हो यानी 100 वर्ग किलोमीटर से कम का, तो उसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक। और इन आकृतियों के पीछे का विज्ञान क्या है? बहुत सीधा है। मैग्मा हमेशा उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है जहां उसे सबसे कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। अगर मैग्मा ऊपर की चट्टानी परत को जोर से धक्का देकर एक मशरूम या छतरी के रूप में जम जाता है तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। और यही अगर तश्तरी या एक गहरी प्लेट के आकार में जमे तो उसे लोपोलिथ कहते हैं। हाँ, जो कि दक्षिण अमेरिका में बहुत देखने को मिलता है। इसके अलावा एक फैकोलिथ भी होता है जो लहरदार आकार में जमता है। लेकिन इन सब में दो आकृतियां ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा पहचानी जाती हैं, सिल और डाइक। बिल्कुल। सिल तब बनता है जब मैग्मा किसी चट्टान की परतों के बीच क्षैतिज रूप में फैलकर जम जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल। मतलब जैसे किसी ने जमीन के अंदर एक पूरा का पूरा पक्का फर्श बिछा दिया हो। भारत में छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों में सिल काफी देखे जाते हैं। सही कहा।
और डाइक तो इससे भी ज्यादा अजीब लगता है। जब मैग्मा किसी लंबवत या वर्टिकल दरार में घुसकर एक खड़ी दीवार की तरह जम जाता है तो उसे डाइक कहते हैं। हाँ, और समय के साथ जब ऊपर की मिट्टी हवा और पानी से कट जाती है तो ये डाइक जमीन के ऊपर एक मजबूत खड़ी दीवार की तरह नजर आने लगता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में ऐसी कई डाइक चट्टानें आज भी खड़ी हैं। कोई भी उन्हें देखकर सोच सकता है कि शायद किसी प्राचीन सभ्यता ने ये दीवारें बनाई होंगी। बिल्कुल, लेकिन असल में ये पृथ्वी के अंदर का जमा हुआ मैग्मा है। तो हमने देखा कि जो मैग्मा अंदर फंस गया उसने कैसी कैसी आकृतियां बनाई। लेकिन हर बार मैग्मा इतनी शांति से अंदर नहीं रुकता। अच्छा, कई बार गर्मी और गैसों का दबाव पृथ्वी के भीतर एक सीमा से इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए ही होता है। और तब खुलता है पृथ्वी का प्रेशर वाल्व और जन्म होता है ज्वालामुखियों का। एकदम सही। ज्वालामुखी भूपटल पर एक ऐसा प्राकृतिक छेद है जिससे होकर गर्म मैग्मा, राख, गैस और भाप प्रचंड विस्फोट के साथ बाहर निकलती है। इसके मुख को क्रेटर कहते हैं। और जब ज्वालामुखी फटता है तो हवा में उड़ता हुआ लावा बहुत जल्दी छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिन्हें सिंडर कहा जाता है। हाँ, ज्वालामुखी का विस्फोट प्रकृति की सबसे हिंसक और डरावनी घटनाओं में से एक है। लेकिन इसके विस्फोट के पीछे जो विज्ञान काम कर रहा है वो बहुत ही हैरान करने वाला है। हैरान करने वाला शब्द बहुत छोटा है। मतलब जब मैं इस बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक ऐसा तथ्य पता चला जिस पे मुझे शुरुआत में यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? अमूमन जब कोई ज्वालामुखी के बारे में सोचता है तो दिमाग में क्या आता है? दधकती हुई आग, लाल खौलता लावा और घुटन पैदा करने वाला जहरीला धुआं। हाँ, यही छवि बनती है। लेकिन असलियत यह है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से निकलने वाली गैसों में सबसे बड़ा प्रतिशत पानी की भाप का होता है, यानी जल वाष्प। आग उगलते पहाड़ से पानी की भाप, ये सुनकर बहुत ही विरोधाभासी लगता है ना? बिल्कुल। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना सारा पानी पृथ्वी की इतनी गहराई में एक उबलते हुए मैग्मा चैम्बर तक पहुंचता कैसे है? वो तो रास्ते में भाप बन के उड़ जाना चाहिए था। इसके पीछे प्लेट टेक्टोनिक्स का एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म काम करता है। पृथ्वी की जो भारी महासागरीय प्लेटें हैं वो धीरे धीरे खिसककर हल्की महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे जा रही हैं। अच्छा। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। जब ये महासागरीय प्लेटें नीचे जाती हैं तो वो सिर्फ चट्टानें नहीं ले जाती। तो और क्या ले जाती हैं? वे अपने साथ समुद्र तल का भारी मात्रा में पानी और गीली मिट्टी भी धरती के भीतर ले जाती हैं। ओह, तो प्लेटें अपने साथ पानी को खींचकर सीधे भट्टी में ले जा रही हैं। बिल्कुल। और जब ये पानी अत्यधिक गहराई में भयानक गर्मी के संपर्क में आता है तो वो अचानक से उबलकर भाप में बदल जाता है। हम सब जानते हैं कि जब पानी भाप बनता है तो वो बहुत तेजी से फैलता है और जबरदस्त दबाव बनाता है। तो यही वो दबाव है जो ज्वालामुखी के उस भयानक और विस्फोटक रूप का मुख्य कारण बनता है। ये एक बहुत ही गजब का कनेक्शन है। जी हाँ। अब अगर हम ज्वालामुखियों की बात करें तो इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। यानी एक्टिव, डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट। हाँ, सक्रिय वो हैं जो अक्सर फटते रहते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का किलायू है। इटली का एटना और मेक्सिको का कोलिमा भी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और सक्रिय ज्वालामुखियों में एक नाम जो भूमध्य सागर के नाविकों के लिए बहुत मायने रखता है वो है इटली का स्ट्रम्बोली। हाँ, स्ट्रम्बोली से हमेशा प्रज्वलित यानी जलती हुई गैस निकलती रहती है। बिल्कुल। इसके कारण इसके आसपास का पूरा समुद्री भाग रात में भी चमकता रहता है। इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्राचीन काल में बिना कंपास वाले नाविकों के लिए ये एक प्राकृतिक लाइट हाउस की तरह काम करता होगा। एकदम सही। अब दूसरी श्रेणी होती है प्रसुप्त या सोए हुए ज्वालामुखियों की। ये वो ज्वालामुखी हैं जो हाल फिलहाल में तो नहीं फटे हैं लेकिन ये अंदर से मरे नहीं हैं। मतलब ये कभी भी अचानक फट सकते हैं। हाँ, और अक्सर यही सबसे ज्यादा विनाशकारी साबित होते हैं। हाँ। इटली का वेसुवियस इसका एक भयानक उदाहरण है जिसने प्राचीन रोमन शहर पोम्पेई को रातों रात राख में दफन कर दिया था। खौफनाक है ये तो। और तीसरी श्रेणी है शांत ज्वालामुखियों की जो ऐतिहासिक काल से कभी नहीं फटे हैं और अब उनके फटने की कोई संभावना नहीं बची है। अफ्रीका का किलिमंजारो इसका उदाहरण है। लेकिन सबसे खास है एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांकागुआ। लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई वाला ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। अगर हम दुनिया के नक्शे पर इन ज्वालामुखियों को देखें तो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय किनारों पर एक घेरे में स्थित हैं। रिंग ऑफ फायर। जी, इस पूरे क्षेत्र को अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है।
ये वही जगह है जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं। लेकिन इसी प्लेट टेक्टोनिक्स के खेल में एक तथ्य ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। पूरी दुनिया में सिर्फ एक महाद्वीप ऐसा है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, इसका सीधा सा कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी टेक्टोनिक प्लेट के किनारे या फॉल्ट लाइन पर स्थित नहीं है। अच्छा। वो एक विशाल प्लेट के बिल्कुल बीचों बीच सुरक्षित जगह पर बैठा है, जहां दो प्लेटों के टकराने की कोई भूगर्भीय हलचल नहीं होती। ओके, तो ज्वालामुखी फट गया, लावा निकल गया या फिर वो शांत हो गया। जी। लेकिन क्या पृथ्वी के अंदर की हलचल यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ज्वालामुखी के शांत होने के बाद भी जमीन के नीचे जो अपार गर्मी बच जाती है, वो पानी और गैस के जरिए बाहर आती रहती है। इसी से गेसर और धुआरे बनते हैं। गेसर असल में जमीन के अंदर मौजूद वो दरारें हैं जहां से गर्म उबलता हुआ पानी और वाष्प एक फव्वारे की तरह बहुत ऊंचाई तक हवा में फेंके जाते हैं। जैसे अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल गेसर। एकदम सटीक उदाहरण है। और धुआरें तो जैसे ज्वालामुखी की आखिरी सांसें हैं। हाँ, ये ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था है जिसमें दरारों से केवल गैस और जलवाष्प ही निकलती है। अलास्का के कटमई पर्वत का एक क्षेत्र है जिसे गंधक युक्त धुआरों के कारण हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। में सोचिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे अगली गहरी चर्चा में एक और नए विषय के साथ।